वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस फॉर टू पेयर ऑफ जीन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल बी स्मॉल बी undergoes a meiosis, then the possible genotype combination of gametes will be। इसमें क्या दिया है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म है जिसका हेट्रोजाइगस टू पेयर ऑफ जीन क्या है, रिप्रेजेंट किससे किया, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया गया है। और उसके अंदर कैसा डिवीजन हो रहा है, मियोसिस डिवीजन हो रहा है। उसके बाद हमें पॉसिबल जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन बताना है, किसका, गैमेट्स का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की आपस में क्रॉसिंग करा लेंगे। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, ये जो हम क्रॉसिंग बनाने के लिए जो हम स्क्वायर बना रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। तो पुनेट स्क्वायर बना के हम क्रॉसिंग करते, तो हमने दोनों हाइब्रिड के कैरेक्टर को लिख लिया। अब यहाँ लिखते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी, नेक्स्ट इज कैपिटल ए स्मॉल बी, नेक्स्ट इज स्मॉल ए कैपिटल बी, नेक्स्ट इज स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पे 4 कैरेक्टर आ रहे हैं, यहाँ पे 2 ही, ये नहीं होगा। यहाँ पे 4 है बट इंडिविजुअल है, वो पेयर्स में प्रेजेंट है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 ही कैरेक्टर आ रहे हैं, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो कैपिटल ए कैपिटल बी, तो कैपिटल ए कैपिटल बी, नेक्स्ट इज कैपिटल ए स्मॉल बी, तो कैपिटल ए स्मॉल बी, नेक्स्ट इज स्मॉल ए कैपिटल बी, ये हो गया। इसके बाद स्मॉल ए स्मॉल बी, ये कैरेक्टर। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है, पॉसिबल जीनोटिपिक रेशियो हमारा आ गया। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट वर क्रॉस्ड विथ अ डॉर्फ प्लांट, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डॉर्फ प्लांट इन द प्रोजेनी। हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट की क्रॉसिंग किससे कराई है, डॉर्फ प्लांट के साथ कराया गया है। और हमें पॉसिबल प्रोजेनी का रेशियो किसका बताना है, डॉर्फ प्लांट का जो है पॉसिबल रेशियो बताना है। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट के लिए क्या लेंगे, हेट्रोजाइगस का क्या मतलब होता है, डिफरेंट एलील्स। जब एलील्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसी कंडीशन हो गई, हेट्रोजाइगस कंडीशन। यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉसिंग किससे कराना है, डॉर्फ प्लांट के साथ। तो डॉर्फ के लिए क्या लेंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, देन नेक्स्ट इज स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। इसमें रेशियो किसका बताना था, डॉर्फ प्लांट का बताना था। अगर यहाँ पे टॉल प्लांट का पूछा गया था तो भी 50% आता, बट यहाँ पे डॉर्फ प्लांट का रेशियो बताना है। तो डॉर्फ प्लांट का रेशियो कितना आएगा, 50%। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया, 50%, 25%, 75% और 100%। तो यहाँ पे डॉर्फ प्लांट का रेशियो कितना आ रहा है, 50%। सो द करेक्ट आंसर इज ए। और यहाँ पे अगर टॉल प्लांट का पूछा गया तो जैसे यहाँ पे डॉर्फ प्लांट लिखा है, यहाँ पे टॉल प्लांट लिखा गया होता तो भी क्या होता, 50%, और डॉर्फ प्लांट का भी क्या है, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब कलर ब्लाइंड मैन, एक कलर ब्लाइंड मैन है, मतलब उसको कलर ब्लाइंड डिजीज हुई है, मैरी अ नॉर्मल लेडी, उसने शादी किससे की है, नॉर्मल लेडी से, whose father was color blind, if it produced a 2 son 2 daughter, how many of them would be a suffer। इसमें है कि एक कलर ब्लाइंड मैन ने शादी किससे की है, नॉर्मल लेडी से की है, बट उस लेडी के फादर कैसे, कलर ब्लाइंड है। जब किसी भी गर्ल्स के फादर मीन्स किसी भी फीमेल के फादर कैसे होंगे, कलर ब्लाइंड, मीन्स उनको कोई भी डिजीज होगी तो वो फीमेल क्या होगी, उस डिजीज के लिए कैरियर होगी। तो यहाँ पे उस फीमेल को कोई डिजीज तो नहीं रहेगी, नॉर्मल रहेंगे, बट वो डिजीज क्या करेगी, कैरी करेगी और उसको कैरी करके अपने प्रोजेनी में ट्रांसफर करेगी। तो यहाँ पे उसको डिजीज तो नहीं है, बट उस डिजीज के लिए वो क्या होगी, कैरियर की तरह वर्क करेगी। तो यहाँ पे मैन तो नॉर्मल था, तो लेडी क्या हो गई, क्योंकि उसके फादर जो है कलर ब्लाइंड थे, तो वो उस डिजीज के लिए वो क्या हो गई, कैरियर हो गई। नेक्स्ट, अब उसने 2 सन प्रोड्यूस किए, 2 डॉटर प्रोड्यूस किए हैं। हमें बताना उसमें से 2 सन और 2 डॉटर में से कितने बच्चे जो है कलर ब्लाइंड के लिए, डिजीज के लिए सफर होंगे। तो यहाँ पे कलर ब्लाइंड मैन के लिए हम क्या लेंगे, XY इनका क्रोमोसोम होता है, तो X के ऊपर क्या होगा, C होगा, मीन्स जो डिफेक्टिव जीन होता है वो किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, एक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, वाई के ऊपर कोई भी डिफेक्टिव जीन नहीं प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एक एक्स है तो एक ही एक्स के ऊपर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज, अब जो वो फीमेल है वो क्या है, उस डिजीज के लिए वो कैरियर है, उसको डिजीज नहीं है। देखो अगर कैरियर रहेगी तो हम एक ही जीन डिफेक्टेड होगा, बट
अगर उसको वो डिजीज रहेगी, मीन्स अगर यहाँ पे वो फीमेल उसको कलर ब्लाइंड डिजीज होती तो उसके दोनों जीन क्या होगी, डिफेक्टिव होती। बट यहाँ पे वो उस डिजीज को बस कैरी कर रही है, अपनी प्रोजेनी में लेके जा रही, उसको वो डिजीज नहीं है, तो यहाँ पे उसका एक जीन डिफेक्ट होगा। बस हमें एक बात यही याद रखना है कि अगर फादर को कोई भी डिजीज है, मीन्स जो फीमेल है उसके फादर को कोई डिजीज है, तो वो उस डिजीज को क्या करेगी, कैरी करेगी। और अगर कैरियर है तो एक जीन डिफेक्टेड होगा, और अगर कलर ब्लाइंड है या हीमोफिलिक है तो दोनों जीन क्या होगा, डिफेक्टेड होगा। तो यहाँ पे लेडी फीमेल क्या है, कैरियर है। अब इन दोनों की हमें वही पुनेट स्क्वायर बना के सिंपल क्रॉसिंग करनी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स एक्स सी, नेक्स्ट इज एक्स सी एक्स वाई, एक्स एक्स सी, नेक्स्ट इज एक्स वाई, एक्स सी एक्स सी, एक्स सी एंड वाई। यहाँ पे देखो ये क्या है, एक जो डॉटर हुई है वो क्या है, कैरियर है। एक डॉटर क्या है, कैरियर है, और एक सन क्या है, ये नॉर्मल है। सन क्या है, एक डॉटर कैरियर है और एक सन क्या है, नॉर्मल है। नेक्स्ट इज यहाँ पे देखो एक डॉटर क्या है, ये कलर ब्लाइंड है, और एक सन क्या है, ये भी कलर ब्लाइंड। यहाँ पे वो कैरियर है, मीन्स उसको कोई डिजीज नहीं, बस वो डिजीज कैरी कर रही। तो यहाँ पे एक सन और एक डॉटर क्या है, इफेक्टेड है, बाकी एक सन और एक डॉटर क्या है, वो नॉर्मल है। तो चलो देखते हो ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बोथ सन। यहाँ पे दोनों सन जो है डिजीज नहीं उनको, एक को है एक को नहीं है। बोथ डॉटर नहीं, एक डॉटर नॉर्मल है, एक डॉटर को डिजीज है। नेक्स्ट इज वन सन एंड वन डॉटर, हमें आंसर मिल गया। यहाँ पे एक सन को डिजीज है, मीन्स एक सन जो है वो कलर ब्लाइंड है, और एक डॉटर भी क्या है, कलर ब्लाइंड है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज वन सन एंड वन डॉटर इज कलर ब्लाइंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन एंजाइम ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इज, हमें डीएनए रिप्लिकेशन का मेन एंजाइम बताना है जो डीएनए की रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। अब डीएनए का रिप्लिकेशन क्या होता है, जब डीएनए आपस में रिप्लिकेट करता है। जब तक डीएनए के अंदर रिप्लिकेशन नहीं होगा तब तक जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसमिशन भी नहीं होगा पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में। तो रिप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए जब आपस में डिवाइड करता है, रिप्लिकेट करता है, उसे क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन। तो इस डीएनए रिप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, हमें उस एंजाइम का नाम बताना। पहला ऑप्शन है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, दूसरा ऑप्शन है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तीसरा ऑप्शन है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, चौथा ऑप्शन है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। The main enzyme which help in DNA replication is DNA dependent and DNA polymerase. सबसे मेन एंजाइम जो डीएनए की रिप्लिकेशन में हेल्प करता है वो क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट और डीएनए पॉलीमरेज। सो द करेक्ट आंसर इज बी। The next question is the system of classification proposed by Bentham and Hooker is, कौन से मीन्स किस टाइप ऑफ सिस्टम को जो है प्रपोज किया था, किसने प्रपोज किया था, बेंथम ने किया था और हुकर ने किया था। पहला ऑप्शन दिया आर्टिफिशियल, दूसरा ऑप्शन है नेचुरल, तीसरा है फाइलोजेनेटिक, चौथा है न्यूमेरिकल। बेंथम और हुकर ने जो प्रपोज किया था क्लासिफिकेशन, और उस क्लासिफिकेशन का नाम क्या है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटेकर इज फेमस फॉर, आर.एस. विटेकर जो साइंटिस्ट थे वो किस लॉ के लिए ऐसी कौन सी चीज बता दिए थे जिसके लिए वो बहुत फेमस थे। पहला ऑप्शन है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। दूसरा ऑप्शन है क्या उन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, या फिर उन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, या फिर उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। विटेकर किस लिए फेमस है, क्योंकि उन्होंने टोटल पूरे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट प्लांट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, पहला ऐसा जो पहला प्लांट क्लासिफिकेशन था, जैसे ट्री हो गया, हर्ब्स हो गया, सब्स हो गया, इसके बारे में किसने बताया था, कौन से साइंटिस्ट ने बताया था। सबसे पहला ऑप्शन दिया लिनियस, दूसरा है जॉन रे, तीसरा है एरिस्टोटल, चौथा है डार्विन। फर्स्ट प्लांट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल, किसने दिया था, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने तो बताया था कि उन्होंने प्लांट को जो है क्लासिफाई किया था, किसके बेस पे क्लासिफाई किया, बोला कुछ प्लांट जैसे ट्री के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ सर्ब्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं। और उन्होंने एनिमल के बारे में क्या बताया था,
एनिमल के बारे में बताया था कि कुछ एनिमल के पास आरबीसी प्रेजेंट होते हैं उनके ब्लड में, कुछ एनिमल के पास आरबीसी नहीं प्रेजेंट होता उनके ब्लड में। तो बट यहाँ पे एनिमल का नहीं पूछा, यहाँ पे प्लांट पूछा गया। तो फर्स्ट प्लांट क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू विटेकर किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड। जो विटेकर ने प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में बताया था, तो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर कौन कौन सी चीजें बिलोंग करेगी या प्रोटिस्टा किंगडम किससे बिलोंग करेगा? फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोकैरियोट्स। क्या प्रोटिस्टा किंगडम में प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म आएंगे, या फिर उसके अंदर यूनिसेलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म बिलोंग करेंगे, या फिर स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ आएगा, या फिर मल्टीसेलर यूकैरियोट्स। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलर का मतलब जो सेल्स जो है एक सेल से मिलकर बनी हुई है। यूनि का मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब होता है सिंगल। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर प्रिपेयर हुआ रहता, मीन्स बना हुआ रहता, उसको बनाया जाता, उसे कहते हैं यूनिसेलर। तो जितने भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होंगे और जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो सब किसके अंदर आएंगे? प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे। किसने बताया था? आर.एच. विटेकर ने बताया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रोटिस्टा किंगडम जिसके बारे में विटेकर ने बताया था वो टोटली किस पे बेस्ड होता है? तो किस पे बेस्ड होता है? जितने भी यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो किसके अंदर इंक्लूडेड होंगे? प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूडेड। अब ये यूकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक का मतलब होता है ट्रू सेल्स या मॉडर्न सेल्स। जो अब मॉडर्न ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, और जितने भी प्रिमिटिव हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया और बहुत सारी वो सब किसके अंदर आती हैं? वो सब जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर आती हैं। तो जितने भी यूकैरियोटिक और यूनिसेलर और यूकैरियोट्स और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो सब किसके अंदर इंक्लूडेड होंगे? प्रोटिस्टा के अंदर। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेटेरोसिस्ट इज अ स्ट्रक्चर विच इज एसोसिएटेड विथ। हेटेरोसिस्ट एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, किसमें हेल्प करता है? हेटेरोसिस्ट एक स्पेशल सेल होती है। क्या होती है? स्पेशल सेल, जो कि किसमें हेल्प करती है? नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। जहां पे यू बैक्टीरिया के बारे में लिखा गया वहीं पे लिखा गया है कि हेटेरोसिस्ट इज अ स्पेशल सेल विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। हेटेरोसिस्ट एक प्रकार की स्पेशल सेल होती है जो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करती है। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या किया दिया। रिप्रोडक्शन दिया है, रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पिरेशन, नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फोर्थ इज लोकोमोशन। तो हेटेरोसिस्ट किस में हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। Next question is the organism participating most actively in nitrogen cycle in nature are। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करता हो? फर्स्ट ऑप्शन इज बैक्टीरिया, सेकेंड इज लेग्यूम्स, थर्ड इज पैरासिटिक एल्गी एंड फोर्थ इज फंगी। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब क्या करते हैं? नाइट्रोजन साइकिल के फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तभी इस पूरे इन्वायरमेंट से कोई भी मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो रिसाइकल होते रहते हैं। क्यों रिसाइकल होते हैं? क्योंकि इस इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं जो उस सब्सटेंस के रिसाइकलिंग में उसकी हेल्प करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए। ड्यूरिंग रेनी सीजन द ग्राउंड सर्फेस बिकम स्लिपरी ड्यू टू। रेनी सीजन में मीन्स जब बारिश होती है उस सीजन में जो सरफेस होती, ग्राउंड की जो सरफेस होती वो इतनी ज़्यादा स्लिपरी क्यों हो जाती? क्या ऐसी चीज़ प्रेजेंट होती जिसकी वजह से हमारी जो ग्राउंड सरफेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो जाती? फर्स्ट ऑप्शन इज क्या फंगी प्रेजेंट होता है, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी की ग्रोथ की वजह से, या फिर ब्रायोफाइट्स, या फिर स्लाइम मोल्ड। जब कंटिन्यूअस 3-4 दिन कंटिन्यूअस बारिश होती है तो उस समय क्या होता है? ग्राउंड की सरफेस बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है। स्लिपरी क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी की ग्रोथ हो जाती है। किसकी वजह से रेनी सीजन में जो है हमारी ग्राउंड की सरफेस स्लिपरी होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया इज यूजली। बैक्टीरिया में किस टाइप का क्या होता है? किस टाइप का वो न्यूट्रिशन शो करते हैं बैक्टीरिया? फर्स्ट ऑप्शन क्या वो फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मीन्स लाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, या फिर कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मीन्स केमिकल की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, या फिर हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक दोनों होते हैं, मीन्स अपना फूड कभी कभी प्रिपेयर करते हैं और जब वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। या फिर कोई नहीं, जो बैक्टीरिया होता है
वो सम टाइम मीन्स कभी कभी अपना खाना प्रिपेयर कर लेता है तो वो ऑटोट्रॉपिक होता है, और कभी कभी वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉपिक। तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटरोट्रॉपिक भी होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डन एल्गी इज अ कॉमन नेम एल्गी बिलोंगिंग टू। गोल्डन एल्गी कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? गोल्डन एल्गी, पहली बात तो किंगडम प्रोटिस्टा के जो 5 क्लासिफिकेशन थे उसी में से एक क्लासिफिकेशन से गोल्डन एल्गी बिलोंग करता है। पहला ऑप्शन है, क्या वो क्राइसोफाइट से बिलोंग करता है, फाइटा से, या फिर पायरोफाइटा से बिलोंग करता है, या फिर यूग्लिनोफाइटा से बिलोंग करता है, या फिर साइनोफाइटा से बिलोंग करता है। ये जो गोल्डन एल्गी है ये किससे बिलोंग करता है? प्रोटिस्टा का जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था दैट इज क्राइसोफाइट्स। तो गोल्डन एल्गी किससे बिलोंग करता है? क्राइसोफाइट से बिलोंग करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। जैसे जो प्रोटिस्टा के 5 क्लासिफिकेशन होते हैं उसमें से एक क्लासिफिकेशन ऐसा है जो अगर वाटर के अंदर उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से वो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है और पूरे वाटर को क्या कर देता है, रेड बना देता है। रेड टाइड मीन्स सिक्रीट करता है टॉक्सिक सब्सटेंस जिसकी वजह से पानी जो है रेड कलर का हो जाता है और जिसकी वजह से जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो रेड टाइड जो है कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस्ड बाय, फर्स्ट ऑप्शन इज रेड एल्गी। क्या वो रेड एल्गी से प्रोड्यूस होता है, या फिर डाइनोफ्लेसरेट से प्रोड्यूस होता है, या फिर डायटम से प्रोड्यूस होता है, या फिर ब्राउन एल्गी से प्रोड्यूस होता है? रेड टाइड कौन कॉज करता है? डाइनोफ्लेसरेट्स की वजह से होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिडोमाइसेट्स इंक्लूड। बेसिडोमाइसेट्स के अंदर क्या क्या आता है? बेसिडोमाइसेट्स के अंदर रस्ट भी आता है, स्मर्ट्स भी आता है, मशरूम भी आता है, मीन्स ये सारे आते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूट्रोमाइसेट्स आर कॉल्ड इम्परफेक्ट फंगी। ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है कि ड्यूट्रोमाइसेट्स को इम्परफेक्ट फंगी क्यों बोला जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज दे हैव नो सेल वॉल, उसके पास क्या कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती इस वजह से उसे बोला जाता है, या फिर उसके पास माइसीलियम नहीं प्रेजेंट होता इसलिए उसे बोला जाता है, या फिर उसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं प्रेजेंट होता इसकी वजह से उसे इम्परफेक्ट फंगी बोला जाता है, या फिर उसके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट होता जिसकी वजह से उसे इम्परफेक्ट फंगी बोला जाता है। ड्यूट्रोमाइसेट्स को इम्परफेक्ट फंगी इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। क्या नहीं होता? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डू नॉट टेक प्लेस। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता ड्यूट्रोमाइसेट्स में, इसी वजह से उसे इम्परफेक्ट फंगी बोला जाता है। The next question is food reserve in Rhodophyta is। Rhodophyta में जो है फूड किसके फॉर्म में जो है रिजर्व रहता है उनकी बॉडी के अंदर? फर्स्ट ऑप्शन इज फोरिडिन स्टार्च। क्या वो फोरिडिन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है, या फिर मैनिटोल के फॉर्म में स्टोर रहता है, या फिर ल्यूकोक्वाइजिन के फॉर्म में स्टोर रहता है, या फिर ऑल ऑफ द एबव? फूड रूडोफाइटा में किसके फॉर्म में स्टोर रहता है? फोरिडिन स्टार्च के फॉर्म में उनकी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीपेस्ट एल्गी इन द सी आर। ऐसी कौन सी एल्गी है जो सी के बहुत ही ज्यादा डीप में प्रेजेंट होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज रेड एल्गी, सेकेंड इज ब्राउन एल्गी, थर्ड इज ग्रीन एल्गी एंड फोर्थ इज गोल्डन एल्गी। सबसे डीपेस्ट एल्गी जो सी में होती वो होती है रेड एल्गी। रेड एल्गी जो है वो सब जो है सी के अंदर बहुत ही ज्यादा डीप में प्रेजेंट होती। सो द करेक्ट आंसर इज A, that is the deepest algae in the sea are red algae. Next question is the group of Bryophyta includes। ब्रायोफाइटा के अंदर कौन कौन सा क्लास आता है? पहला ऑप्शन है लीवरवॉर्ट्स एंड फर्न्स, दूसरा ऑप्शन है लीवरवॉर्ट्स एंड द क्लब मॉसेस, एंड थर्ड ऑप्शन है मॉस एंड फर्न, एंड फोर्थ ऑप्शन इज लीवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। ब्रायोफाइटा के अंदर ब्रायोफाइटा को 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। उसके अंदर 2 क्लासेस आती, सबसे पहला आता है लीवरवॉर्ट्स और दूसरा आता है मॉस। क्या क्या आता है? लीवरवॉर्ट्स और मॉस। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइटा इज।
टेरिडोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? टेरिडोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज स्पोरोफाइट, सेकेंड इज गैमेटोफाइट, थर्ड इज हैप्लॉइड एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। टेरिडोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसे क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज नोन एज स्पोरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म इज। जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल कैसी होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज क्या वो हैप्लॉन्टिक होती है, क्या वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती, या फिर डिप्लॉन्टिक होती, या फिर डिप्लोहैप्लॉन्टिक होती। जिम्नोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती? डिप्लॉन्टिक होती। डिप्लॉन्टिक का मतलब 2n, डिप्लॉन्टिक का क्या मतलब होता है? 2n। तो जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल कैसी होती है? डिप्लॉन्टिक इन नेचर होता है। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज phylogenetic system of classification is based on। phylogenetic classification किस पे टोटली बेस्ड होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज फ्लोरल कैरेक्टर, क्या वो फ्लोरल कैरेक्टर पे बेस्ड होता है, या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है, या फिर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे बेस्ड होता है, या फिर केमिकल सब्सटेंस के ऊपर बेस्ड होता है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो टोटली किस पे बेस्ड होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मीन्स जो हमारे एंसिस्टर हैं, कुछ जितनी भी स्पीसीज होती हैं उनके अपने एक एंसिस्टर होते हैं, उन्हीं पे क्या होता है? उनका क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ये क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंटरडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों ही इंटरडिपेंडेंट होंगे और फ्रीली सर्वाइव करेंगे कौन से स्पीसीज के अंदर? फर्स्ट ऑप्शन इज स्पैगिनम, सेकेंड इज मस्टर्ड, थर्ड इज कैस्टर एंड फोर्थ इज फाइनस। जो स्पैगिनम होता है उसका जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है और फ्री लिविंग होता है। कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है, मीन्स इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करता है, और वो फ्री लिविंग होता है, मीन्स किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, वो फ्रीली सर्वाइव करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।